हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। और स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 110 तक पार्ट नंबर 4 में कवर कर चुके थे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें आज हम सोशल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको अगर हमारा पेड मॉक टेस्ट चाहिए जो कि अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उससे आपकी उन मॉक टेस्ट को देकर आपको आपकी प्रैक्टिस का भी एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है किस दिशा में कितनी हो चुकी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में कहा गया केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राइट ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपकी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। इसको कहा जाता है रैगुर मिट्टी। ठीक है, रैगुर सॉइल, हिंदी में रैगुर मिट्टी कहा जाएगा। ठीक है, और ये कपास जो ब्लैक सोइल जो है, रैगुर मिट्टी जो है, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किस चीज़ के लिए? कॉटन की खेती, या हिंदी में आप कह सकते हैं कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इंग्लिश में कॉटन कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी केरल के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लेटराइट सोइल पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में आपका एलुवियल सोइल पाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पंजाब में आपकी जो है एलुवियल सोइल या जलोढ़ मिट्टी, मैंने वहाँ पर गलत बता दिया, ऑप्शन सी का बता दिया था, जलोढ़ मिट्टी, या आप कह सकते हो इंग्लिश में एलुवियल सोइल पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है अपना, क्योंकि जब क्वेश्चन यहाँ से आया तो यहाँ से भी आ सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सोइल का पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में भी जलोढ़ मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी दोनों ही पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पंजाब में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। तो इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही है। राइट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के ऊपर 11 नवंबर में आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को तो आप जानते ही होंगे। तो ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? कानून मंत्री थे और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये। ठीक है, और इसी तरीके से फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद भारत के एक तरीके से जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो आप ये कह सकते हैं कि 5वें राष्ट्रपति बने थे। फिफ्थ आपके प्रेसिडेंट बने थे। ये कब बने थे? जब इमरजेंसी लागू हुई थी। ठीक है, जब आपके आपातकालीन समय था, आपातकाल के समय ये बनाए गए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, इसमें मुरली मनोहर जोशी जो है ऑप्शन नंबर डी, ये कौन थे? ये एक राजनेता थे। ठीक है, जो कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे आपके मुरली मनोहर जोशी। तो इसको भी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं। 113, चिपको आंदोलन के अग्रनेता कौन थे? ठीक है, अग्रनेता कौन थे, तो ये आपको बताना था। तो चिपको आंदोलन के अग्रनेता कौन थे? क्या वो सुंदरलाल बहुगुणा थे? ऑप्शन बी है श्याम सुंदर चिपू थे, या ऑप्शन डी में है आपका, ऑप्शन डी में सी में है भीमसेन बहुगुणा, या देवकी नंदन खत्री थे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके अग्रता थे। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, चिपको आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? तो ये उत्तराखंड में आपका चलाया गया था। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये चला गया था। और कब चलाया गया था ये भी आपको याद रखना है। ये चलाया गया था 1973 में, ठीक है। और उत्तराखंड तब ये उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में हुआ करता था, शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था आपको मालूम ही होगा। इसमें महिलाएं पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे क्या हो जाती थी, चिपक जाती थी, ठीक है। इसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा जो है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ये इसके प्रमुख प्रेरक थे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा, बी ऑप्शन जो है, या आप सी ऑप्शन कह सकते हैं, ये बाकी ऑप्शन आपके एक तरीके से भ्रमित करने वाले ऑप्शन है, यानी कि ये आपको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाले ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 114 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, बांस या बंबू ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्यतः कहाँ प्रचलन में है? ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 114 का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है मेघालय के अंदर बांस या बंबू ड्रिप सिंचाई बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और ये एक तरीके से बहुत ही पुरानी 200 साल पुरानी एक सिंचाई प्रणाली है जो कि चलाई जाती है। इसमें आपको पता होगा बांस की पाइपों का उपयोग करके पहाड़ी झरनों के पानी को गुरुत्वाकर्षण की मदद से क्या करते हैं, बूंद बूंद करके कहाँ पे जड़ों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मेघालय जो ऑप्शन में है ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। राइट ऑप्शन जो था इसमें ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है उत्तराखंड, यहाँ सिंचाई के लिए गूल यानी कि पहाड़ी नहरें बनाई जाती है, ठीक है। पहाड़ी नहरों का उपयोग किया जाता है। और आपको राजस्थान के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा। राजस्थान शुष्क क्षेत्र होने के कारण, यानी कि इसमें बहुत ही कम पानी होता है, बावड़ी और नहरें सिंचाई के मुख्य साधन होती है। बहुत बड़ी बड़ी बावड़ी बनाई जाती है, ठीक है, या नहरें निकाली जाती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर भी ही आपकी बनाई गई थी। तो कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 115 यानी कि 115 में। मुस्लिन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए मुखौटे बनाने की कला, ऑप्शन बी एक बेहतरीन सूती कपड़ा, ऑप्शन सी पीतल पर नक्काशी, या एक बेशकीमती पत्थर। तो मुस्लिन जो है स्टूडेंट, ये एक बेहतरीन सूती कपड़े को संदर्भित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुस्लिन, ठीक है। मुस्लिन एक बहुत ही हल्का और एक कह सकते हैं पारदर्शी बारीक सूती कपड़ा होता है, ठीक है। मुस्लिन नहीं, यहाँ पर मसलिन होगा, राइट। मैं यहाँ पर गलत बोल रहा था, ठीक है, मसलिन है। तो और ये जो है ऐतिहासिक रूप से आप ये कह सकते हैं ढाका, यानी कि आपका जो ढाका है वहाँ से ये ज़्यादातर फेमस में आया था। और ये आपको बधाई दिया है, ठीक है। बाकी चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके 116 में चलते हैं। बाखड़ा नंगल डैम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बाखड़ा नंगल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कहाँ पर ये बनाई गई है, कौन सी नदी आपको है ये आपको बताना था। क्या ये ब्रह्मपुत्र बेतवा नदी है, या महानदी है, या रावी चिनाब है, या व्यास सतलुज है? तो 116 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी ही हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यास और सतलुज नदी। अगर इसमें इंपॉर्टेंटली मुख्य से देखा जाए तो सतलुज नदी के ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है। और आपको ये बताना है, चलिए सतलुज नदी कहाँ पर बहती है ये आपको बताना है स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको एक ऑप्शन दिया हुआ ब्रह्मपुत्र और बेतवा, ठीक है। ये नदियाँ कहाँ है? असम और मध्य प्रदेश या यूपी के अंदर बहती है। महानदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है, या महानदी का डैम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो महानदी का कौन सा डैम है स्टूडेंट? हीराकुंड डैम। याद रखिएगा, हीराकुंड डैम जो है महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर। और ये कौन से ज़िले के अंदर है ये आपका? ये ज़िले नहीं, आप स्टेट बता सकते हैं। तो स्टेट है आपका उड़ीसा। तो ये उड़ीसा ज़िले के अंदर हीराकुंड डैम बनाया गया महानदी के ऊपर। और व्यास और सतलुज के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या बी ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो ऑलरेडी आपको इसका आंसर मालूम ही है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आपका। चलिए अब ये जो यहाँ पर है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सबसे आप ये कह सकते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। पहले ये एक तरीके से आपके पहले भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और दूसरे बाद में फिर ये राष्ट्रपति बने थे। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने थे, तब भी इन्हीं का नाम आएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही वो बनाए गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो आपके बारे में पता ही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप यानी कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी ऑलरेडी यहाँ पर बता ही दिया मैंने। और एक चीज़ और ये है कि ये भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में चलते हैं। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सफल आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए है दांडी मार्च, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी किसान मजदूर आंदोलन, या ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब जो पहला सफल आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? ये बिहार के चंपारण जिले के अंदर हुआ था, इसीलिए चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था। और ये किस चीज़ के लिए था? एक तरीके से आप ये कह सकते हैं तीन कटिया जो प्रणाली थी खेती की उसके लिए, जिसमें जबरन नील की खेती कराई जाती थी किसानों से, उसके विरोध में ये आपका चंपारण सत्याग्रह चला गया था। दांडी के बारे में आया है तो दांडी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 के अंदर। और ये जो नमक का कानून था यानी कि एक तरीके से मैं अगर ये कहना चाहूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो दांडी मार्च उससे रिलेटेड है आपका। किसान मजदूर आंदोलन ये कोई आंदोलन का नाम नहीं था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट आंदोलन नहीं है आपके पेपर के लिए। असहयोग आंदोलन के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। 1920 में ये स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 में स्टार्ट होकर गांधी जी का पहला राष्ट्रवादी राष्ट्रव्यापी आंदोलन था ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 119 की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, खुदाई खिदमतगार के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब ये आपको अगर डायरेक्टली आता था तो ये तो आप सीधा कर पाते, अदरवाइज इसका आंसर आप नहीं दे सकते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, या बहादुर शाह जफर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद शौकत अली। तो खुदाई खिदमतगार के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज़ कि इनको सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बहादुर शाह जफर, ये भी आपको मालूम होगा, ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, यानी कि जो आपके मुगल सल्तनत थी यहीं पर समाप्त हो गई थी इनके ऊपर। आखिरी जो सम्राट जो थे, आखिरी जो मुगल थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, आपको मालूम होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा के आ चुका हूँ आपको। ठीक है, प्रथम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता दिया मैंने।
मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद शौकत अली के बारे में यहाँ पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने एक तरीके से क्या किया था, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इसलिए इनको अली बंधु और खिलाफत आंदोलन के लिए इनका नाम आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी भदोही, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सूरत। तो आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट इसमें ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ जो है चिकनकारी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अच्छा, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र और मिलों के लिए फेमस है, यानी कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र का बहुत ही और मिलें बहुत सारी हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को। ये भी आप याद रखिएगा, मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, भदोही जो है एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ये भी आपको पता है। ये बुने हुए कालीन यानी कि कारपेट के लिए फेमस है। ये कारपेट के लिए फेमस है, बुने हुए जो कालीन आते हैं उसके लिए फेमस है। ठीक है, चलिए लखनऊ तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, चिकनकारी के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। और सूरत जो है, सूरत ये हीरो की कटाई के लिए यानी कि डायमंड कटिंग के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 121 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ऐसी इंसिडेंट हुआ था जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। भोपाल गैस कांड यानी कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 के में कौन सी गैस जिम्मेदार थी, आपसे पूछ लिया गया था। तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको गिवन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये आपकी जहरीली गैस थी जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिलीज हो गई थी। ठीक है, और इससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भोपाल गैस से। कार्बन आइसोसाइनाइड के बारे में आपको कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये वाहनों से और अधूरे जो दहन होता है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं और कंप्लीट जलती नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो एक तरीके से विषैली जहरीली गैस है। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में भी आपको याद रखना है। ये वायु यानी कि एयर पॉल्यूशन का एक मुख्य घटक भी आप कह सकते हैं, किसको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। और ये कहाँ से निकलती है आपको पता ही होगा, ये आपके व्हीकल्स यानी कि वाहनों से भी निकलती है और आपके कारखानों वगैरह से भी निकलती है। चलिए, और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी ये बहुत ही जहरीली गैस थी जिसने भोपाल के अंदर बहुत सारे हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि स्टूडेंट इस पूरे क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ हमने अपना बना लिया है। अगर आपको चाहिए तो वो पेड होगा, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो वो अगर आपको लेना है तो आप दिए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप करके उस अमाउंट को पता करके पीडीएफ ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चीज़ें हमने ऐड ऑन की है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप लेटेस्ट या पेपर ही देखना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उस पीडीएफ को ज़रूर बाय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है अनुपचारित सीवेज, या कृषि रसायन, या खनन और निर्माण, या तेल का रिसाव। तो 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अनुपचारित जो सीवेज था यानी कि अनट्रीटेड सीवेज जो था, आपको पता ही होगा जो दिल्ली में यमुना का जो मुख्य कारण है, जो भी घर से आपका सीवेज निकल रहा है, कूड़ा जो भी आपकी एक तरीके से वाटर जा रहा है, सीवेज जा रहा है, वो सारा का सारा कहाँ मिल जा रहा है? वो गंदा पानी सारा का सारा यमुना में जाके मिल जाता है और फिर वही आपका एक तरीके से सही उसको ट्रीट करके आपको वापस दे दिया जाता है। तो ये आपको इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यमुना का पानी डे बाय डे क्या हो रहा है? लगातार
गंदा होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। इसीलिए आप देख पाएंगे कि बार बार कॉन्टिन्यूसली कभी कभी पानी के अंदर बीमारियां भी आ जाती है, पेट में दर्द होने चालू होते हैं। इसीलिए मोस्टली दिल्ली वाले लोग फिल्टर का पानी या फिल्टर लगा लेते हैं अपने घरों के अंदर। चलिए, और बाकी ऑप्शन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था अनुपचारित सीवेज ही था। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का वे क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है कहलाता है। ऑप्शन ए शोभमंडल, ऑप्शन बी जीवमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल, ऑप्शन डी समतापमंडल। तो स्टूडेंट, इस 123 का जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी का मतलब जीवमंडल जो है वे क्षेत्र है जहां पर जीवन एक तरीके से संभव है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। जीवमंडल को बायोस्फीयर कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी कभी कभी लेयर की डिस्टेंस पूछ ली जाती है, तो सबसे जो निचली जो लेयर है वो क्षोभमंडल होती है। वायुमंडल की जो सबसे निचली लेयर होती है वो कितनी होती है, वो कह सकते हैं आप 0 से 18 किलोमीटर तक जो रेंज है वो आपकी क्षोभमंडल कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में ही होती है। जीवमंडल के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आ चुका हूँ। तापमंडल जिसको थर्मोस्फीयर कहा जाएगा, यहाँ पर परत बहुत ही अधिक तापमान होता है, और इस तापमंडल में आपकी जो सैटेलाइट होती है वो मौजूद होती है। और एक है आपका ऑप्शन डी में समतापमंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फीयर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पेपर बेस से क्वेश्चन स्ट्रेटोस्फीयर से आया हुआ है। तो आपको पता ही होगा जो ओजोन परत जो पाई जाती है, ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो इसी समतापमंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए में कहा गया है क्या S.O. ह्यूम थे, ऑप्शन बी में जेम्स मिल थे, ऑप्शन सी जॉन हेनरी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 124 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्टूडेंट। जो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो लिखी थी वो जेम्स मिल ने लिखी थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। ठीक है, अब S.O. ह्यूम ने क्या कोई आपको S.O. ह्यूम जो थे ये आपके कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी थे, और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो कब? 1885 में। तो याद रखिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी कांग्रेस पार्टी कहलाती है उसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, जॉन हेनरी के अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है? ये भी आपकी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनकी जो बुक का नाम था वो क्या था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन बुक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम आपको याद रखना है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। इनकी फेमस बुक थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में पढ़ते हैं आप। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22A। तो राइट ऑप्शन ऑलरेडी पता ही है आपको। मैं सीधा चलता हूं आपके राइट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत 2002 में 86 जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, तो 21A को जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो भी 6 से 14 साल की वर्ष तक की आयु है, जो भी स्टूडेंट बच्चे हैं, उनको क्या करना है? फ्री एजुकेशन देनी है, मुफ्त और अनिवार्य। अच्छा, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, याद रखिएगा, अनिवार्य भी है और फ्री भी है। अनुच्छेद 15A किससे रिलेटेड है? ये कोई एक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, अनुच्छेद 19A जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको देता है, यानी कि बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। 21A तो मैंने आपको बता ही दिया। 22A भी आपको
कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी डिटेंशन होती है उसमें एक तरीके से आपको संरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। 1857 के विद्रोह के पहले शहीद कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन 126 में ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बख्त खान, मंगल पांडे या महाराज शिंदे। 126 में राइट ऑप्शन है आपका मंगल पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। तो मंगल पांडे को पहले शहीद के नाम से या उनको पहले शहीद का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और मंगल पांडे जो थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये इनको जो फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को भी कानपुर और ग्वालियर विद्रोह के नेतृत्व करने पर इनको भी फांसी 1859 में दे दी गई थी। बख्त खान इन्होंने दिल्ली में ही विद्रोह किया था सेना का। और महाराज शिंदे जो थे वो ग्वालियर के सिंधिया शासक के संदर्भ में है और इन्होंने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 में चलते हैं। निम्न में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, ये आपको पूछी थी। गुलामगिरी है, जाति का विनाश है, जाति क्यों नहीं जाती, या हरिजन सुधार है। तो 127 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो गुलामगिरी लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में। जो महिलाएं अपने पति की चिता पर स्वयं को अर्पित कर देती थी उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए अपर्णा, ऑप्शन बी चित्रागंधा या चित्रांगदा, ठीक है। ऑप्शन सी सुहागन, ऑप्शन डी सती। तो 128 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सती कहा जाता था। सती एक ऐसी प्राचीन प्रथा थी जो कि मतलब समाज के अंदर एक तरीके से बहुत ही कुप्रथा आप कह सकते हैं, बहुत ही बेकार प्रथा थी ये, जिसमें क्या होता था कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो जो महिलाएं उनकी जो वाइफ होती थी वो उन्हीं के साथ क्या हो जाती थी, अपने आप को चिता में अर्पित कर देती थी, ठीक है। अब इसमें जो है अपर्णा जो है ये देवी पार्वती का एक नाम है। अपर्णा देवी पार्वती का एक नाम है। चित्रांगदा जो है आपकी ये महाभारत में अर्जुन की पत्नी का नाम था, ठीक है। चित्रांगदा जो है महाभारत में अर्जुन की पत्नी का नाम चित्रांगदा था। और सुहागन तो आपको पता ही है, जो महिला जो शादीशुदा होती है उसको सुहागन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में स्टूडेंट। वर्धा शैक्षिक सम्मेलन में भारत में बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सेठ जमनालाल बजाज। तो 129 में जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी का मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। और आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट आंदोलन जो था जिसको भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये इस विनोबा भावे भूदान आंदोलन से रिलेटेड है, संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप भूदान आंदोलन लगाएंगे किसका, आचार्य विनोबा भावे का। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है, भूदान आंदोलन थे। और आपके सेठ जमनालाल बजाज जो थे ये एक तरीके से प्रमुख उद्योगपति थे, यानी कि एक बहुत ही उद्योगपति थे और गांधी जी के एक अनुयायी भी थे सेठ जमनालाल बजाज। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का स्टूडेंट, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। क्यों गलत कर दिया था? क्योंकि नॉलेज पूरी नहीं थी। चलिए अब इसका राइट ऑप्शन जान लेते हैं। जामिया इस्लामिया के उस्तादों का मदरसा या टीचर्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा गया था। यानी कि जिस जगह पढ़ने के लिए जाएंगे उसका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि ये कब बना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1938 में उस्तादों का मदरसा या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
जिसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर। 1920 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मूल स्थापना का वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। और 1920 में जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया बना था, ये कहाँ पे बना था? ये अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, स्थापना तो 1920 में हो गई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। लेकिन 1925 के अंदर, जो 1925 की डेट दी गई है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये दिल्ली के अंदर यानी कि दिल्ली में स्थानांतरित यानी कि लेकर आया गया था। ठीक है। और 1938 के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका, जिसको अभी IAC डिपार्टमेंट या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कह सकते हो आप, या टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उस्तादों का मदरसा के नाम से भी जाना जाता था, ये आपका 1938 के अंदर बना था। तो ये थे स्टूडेंट टोटल आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाए। अच्छा, अगर आपका कोई डाउट आता है, कोई आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में एरर है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को डेफिनेटली चेकआउट कर लेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। हमारा जो एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, वो तभी पूरा हो जाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहने के लिए स्टूडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया।